अरे वाह 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 वाह, आज तो मैंने अपने खेत से बहुत सारे और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाई हैं। हाँ, आज लगता है कि इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा होगा। चलो चलो चलो, जल्दी से सारी सब्जियों को बेचने चलता हूं। हाँ। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी और ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी अच्छी वाली खेत से उगी हुई सब्जी ले लो। अरे हरी भाई, हाँ हाँ रुको भाई रुको, कैसे दिए सब्जी? अरे भाई ले लो, सस्ती है। ये देखो, ये बैगन रहा सिर्फ 40 रुपए किलो का। हाँ बोलो। अच्छा चलो, अब दे दो मुझे 1 किलो बैगन ही दे दो। यार तुम ही हो जो पूरे गांव में इतने कम दामों में सब्जियां बेचते हो। हाँ, नहीं तो बाकी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस अपनी मेहनत से ये सब्जियां उगाता हूँ और थोड़ी सी मुनाफे के साथ पूरे गांव में बेचता हूँ। बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और क्या चाहिए। एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहाँ के लोग बहुत ईमानदार थे। इन ईमानदार लोगों में से सबसे ईमानदार एक किसान, जिसका नाम हरिनाथ था, जो रोज सुबह की पहली किरण के साथ अपने खेतों में निकल जाता था खेतों में काम करने, और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत कर अपने घर आ जाता था। हरिनाथ अपने घर में अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अरे, आप आ गए। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, क्या है कि आज थोड़ी कम काम था ना, इसीलिए। अच्छा, तो आज आप सब्जी बाजार में बेचने नहीं गए थे क्या? अरे नहीं गौरी, अब आज नहीं, कल जाऊंगा। आज थोड़ी ज्यादा सब्जी उगा दिया है और कल जाके जो थोड़ी बची है ना, सबको बेच दूंगा। हाँ। अच्छा, और हाँ, आपको ना एक बात बतानी थी। आज ना हमारे घर फिर से मुखिया जी आए थे। वो कह रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुखिया जी हमारे घर फिर से आए थे? अरे अब उनको और क्या ही बात करनी होगी। ले दे के हमारे जमीन के अलावा उनके पास और कोई बात रहती है क्या करने के लिए? अच्छा ठीक है गौरी, मैं कल जाकर मुखिया जी से बात कर लूंगा। तुम जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ रुकिए, मैं अभी लेकर आई। हरिनाथ और उसकी पत्नी बहुत सारी बातें करने के बाद खाना खाने लगते हैं और थोड़े समय बाद सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिनाथ निकल जाता है मुखिया जी के पास। गांव का मुखिया बहुत लालची और निर्दयी किस्म का आदमी था। वो गांव के कितने सारे लोगों की जमीन हड़प चुका था और अब हरिनाथ की जमीन पर उसकी नजर थी। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे आओ 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 हरिनाथ, आओ आओ आओ। आजकल बहुत व्यस्त लग रहे हो। हाँ। हाँ मुखिया जी, वो क्या है ना कि खेतों के काम के साथ साथ बाजार में सब्जी बेचने भी जाना होता है ना, इसीलिए थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, वो मेरी गौरी बोल रही थी कि आप कल हमारे घर पे आए थे। हाँ 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 हरिनाथ, कल मैं गया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि तुम खेतों में काम करने गए हो। हाँ हाँ मुखिया जी, बताइए ना क्या काम था, बताइए। देखो हरिनाथ, बात ऐसी है कि हम तुमसे कई बार एक तो बोल चुके हैं कि वो जिस जमीन पर तुम फसल उगाते हो वो जमीन हमको दे दो, हम उसके बहुत सारे पैसे दे देंगे। बोलो। अरे मुखिया जी,
मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार उसी जमीन के बलबूते पर तो 2 वक्त की रोटी खा पाता है। और ये सब जानते हुए भी पता नहीं भला आप क्यों उसी जमीन के बारे में मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। क्यों क्यों पूछते हैं आप? अरे 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 हरिनाथ, तुम गुस्सा क्यों होते हो भाई? अच्छा चलो ठीक है, तुम आज नहीं दे रहे हो, लेकिन याद रखना एक न एक दिन वो जमीन तुम्हें हमें देनी ही होगी। हाँ 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 मुखिया जी, जब का तब देखा जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूं, मुझे जल्दी है। आज बाजार सब्जी बेचने भी जाना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलिए, राम राम। हरिनाथ मुखिया जी की सारी बातों को इनकार कर वहाँ से चला जाता है खेतों की तरफ। वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी मुखिया से बोलते हैं, अरे मुखिया जी, लगता है कि ये हरिनाथ ऐसे नहीं मानने वाला। हाँ हाँ मुखिया जी, और मैं तो बोलता हूँ कि चलो हम लोग इसके सारे फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। अपनी फसल की वजह से बड़ा अकड़ता है ना, और वैसे भी फसल के मामले में ये हमारे गांव का सबसे बड़ा कंपटीटर है। हाँ, और इसी की वजह से हम लोग सब्जियों को पूरा बेच भी नहीं पाते। ससुरा सस्ते दाम में बेचता है। क्या पता इसकी सब्जियों में किस प्रकार की चमक होती है जो सारे गांव वाले इसी से सब्जी खरीदते हैं। अरे नहीं रे मगरुआ, ऐसा हम अभी नहीं कर सकते। अभी तो उसकी जमीन को लेना है। अगर उसकी जमीन हमारे हाथ लग जाती है तो तू नहीं जानता कि उसके जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना है। हाँ, लेकिन अभी इसे पूरे गांव के लोग जानते हैं। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। यहाँ मुखिया और मुखिया के लोग हरिनाथ की मेहनत और उसकी सफलता देख उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हरिनाथ अपनी पूरी मेहनत से खेतों में से सब्जियों को लेकर बाजार चला जाता है बेचने। हरिनाथ जहाँ सब्जी बेचा करता था, वहीं मंगरू और ललन भी सब्जी बेचा करते थे। लेकिन गांव के लोग हरिनाथ से सब्जी लेना ही पसंद करते थे। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, अभी अभी खेतों से लेकर आया हूँ। जल्दी ले लो, जल्दी, नहीं तो खत्म हो जाएंगी। अरे हरे भैया, ये टमाटर कैसे दिए? ले लो भाई, टमाटर का क्या है, 30 रुपए किलो ले लो, ले लो, बढ़िया ताजे ताजे हैं। अच्छा चलो हरी भैया, दे दो मुझे 2 किलो। हरिनाथ की इसी ताजी सब्जियों के कारण इसकी दुकान पर रोज भीड़ लग जाया करती थी, और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में हरिनाथ की सारी सब्जी बिक जाती थी। वहीं मंगरू और ललन पूरे दिन बैठे रहते थे। अरे वाह 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 वाह, आज तो सारी सब्जी बिक गई, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलते हैं। रात हो चुकी थी और हरिनाथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक मिठाई की दुकान दिखी, जहां से वो अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदकर घर पहुंचता है और मिठाइयाँ अपने बच्चों को दे देता है। अरे आज तो आप बहुत देर से आए, और आज तो आप मुखिया जी के पास भी गए थे ना? क्या हुआ, क्या बोल रहे थे मुखिया जी? अरे गौरी, तुम तो जानती हो, और क्या बोलेंगे मुखिया जी। बोल रहे थे कि कुछ ज्यादा पैसे ले लो और वो जमीन हमको दे दो। अच्छा तो ये बात थी। ये मुखिया जी तो अब बहुत ज्यादा ही हमारी जमीन को लेने के लिए जिद कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं गौरी, मैं कौन सा उनको जमीन दे दूंगा, और भला ऐसी जमीन बेचता कौन है, हैं? बताओ भला। अरे आज तो धूप बहुत अच्छी आई है, आज फसल भी अच्छी होगी। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ खेत में।
हरिनाथ खेतों की ओर जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में रमनदीप चाचा मिलते हैं। अरे हरिनाथ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी सब्जी तो पूरे गांव में बिक रही है, हैं? हाँ बिल्कुल चचा, और ये सब आप ही की कृपा है। अगर आप उस दिन मुझे ये सब्जी बेचने का उपाय ना बताते ना, तो आज मैं वैसे ही खेत में दिन रात मेहनत करता रहता। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। और बताओ, सुनने में आ रहा है कि तुम शाम तक काम करते हो। जंगल में कोई जंगली जानवर से डर वर नहीं लगता है क्या तुमको भाई? अरे नहीं चचा, डर किस बात का? मैं तो अपने ही काम में व्यस्त रहता हूँ। ये डर वर तो मुझे कभी लगा ही नहीं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चलो हरी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। चलो भाई, राम राम। ये बोल हरिनाथ अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ पर बहुत गुस्सा थे। अरे मुखिया जी, अब इस हरिनाथ का कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ मुखिया जी, ये हरिनाथ की वजह से हमारा पूरा सब्जी का व्यापार खराब हो गया है। आप कुछ करो, नहीं तो बोलो, हम इसे सबक सिखाते हैं बढ़िया से। अरे 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 अरे, इतने उतावले क्यों रहे हो? हाँ, मैं जानता हूं कि यह हरिनाथ की वजह से हमारा भी दिमाग खराब हो चुका है। इसे तो अब रास्ते से हटाना ही होगा। बहुत बार इसे अच्छे से समझा लिया, लेकिन ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। हाँ, तो अब बताओ मुखिया जी, करना क्या है इस हरि का? अरे करना क्या है, जब ये बाजार में सब्जियों को बेचने जाएगा, तब इसके सारी फसल को खराब कर देंगे। हाँ। अरे तो ऐसा करने से होगा क्या, ये बता। एक बार फसल खराब करेगा, वो हरिनाथ का बच्चा कई बार फसल उगा लेगा। अरे तू जानता नहीं है वो कितना मेहनत करता है, समझा? ओहो, तो मुखिया जी आप ही बताओ कि क्या किया जाए इस हरिनाथ का। देखो तुम दोनों, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। आज हरिनाथ अपने खेतों में शाम तक काम करेगा, और जब वो खेतों से काम करके घर वापस आएगा जंगल के रास्ते, तब तुम दोनों उस पर हमला करना, जिससे उसको बहुत चोट आएगी, और फिर दूसरे दिन वो खेतों में काम करने जा ही नहीं पाएगा। ये हुई ना बात हरिनाथ को सबक सिखाने की। हरिनाथ आज बहुत मेहनत कर रहा था और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब हरिनाथ अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते पर जाने लगता है, और तभी मुखिया के आदमी ललन और मंगरू हरिनाथ को जंगल में मिलते हैं। अरे ललन और मंगरू भाई, आप लोग, वो भी इस जंगल में? और भाई ये डंडा लेकर मतलब किसको ढूंढ रहे हो? हाँ। ललन और मंगरू हरिनाथ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और फिर अचानक ही दोनों हरिनाथ को डंडे से मारने लगे। तभी हरिनाथ चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी मंगरू के जोर से मारने के कारण हरिनाथ घायल हो जाता है। उसी वक्त मंगरू और ललन हरिनाथ को जंगल की एक खतरनाक जगह पर फेंककर वहाँ से चले जाते हैं। हरिनाथ बहुत ज्यादा घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग देता है। दूसरे दिन अरे मुखिया जी, ऐसा मारा एकदम लपेट लपेट के। आपके रास्ते से मैंने उस कांटे को हटा दिया है। अब जाओ, खुलेआम उस हरिनाथ की जमीन को ले लो आप। अरे तुम लोगों को मैंने बोला था कि हरिनाथ को बस चोट पहुंचाना है, और तुम लोगों ने उसे मार दिया। अरे मुखिया जी आप भी ना, अरे चलो छोड़ो ना ये सब बातें, अब हमारा काम हो गया ना बस। और वैसे भी हम लोग पूरे गांव में ये बोल चुके हैं कि हरिनाथ को कल जंगल में एक भयानक जानवर उठा ले गया,
और अब हरिनाथ नहीं रहा, बात ही खत्म। दूसरे दिन तभी गौरी को गांव वालों से पता चलता है कि हरिनाथ को कोई जानवर ले गया है और गौरी रोने लगती है। तभी उसके पास मुखिया आता है और हरिनाथ की सारी जमीन के कागज ले लेता है और अब मुखिया और उसके आदमी हरिनाथ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद हे भगवान, अब वो मुखिया मेरी जमीन को भी हड़प लेगा और मेरे बच्चे और गौरी का क्या होगा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हरिनाथ को धोखे से मारने के कारण हरिनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिली और अब उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी थी। तभी उसके सामने एक लोमड़ी आता है। अरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? और इतने परेशानी में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्या बात है? अरे तुम बोल भी सकते हो और मुझे देख भी सकते हो? हाँ दोस्त, मैं एक रहस्यमयी लोमड़ी हूँ और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, बताओ? हरिनाथ इस लोमड़ी को सब कुछ बताता है। लोमड़ी को ये सब सुन बहुत गुस्सा आता है और सारा सच जानने के बाद लोमड़ी बोलता है, अरे दोस्त, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और उन बदमाश लोगों का सच सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन चतुरंगी, वो मुखिया और उसके आदमी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं दोस्त, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो, जैसा मैं बोलता हूं तुम वैसा करो। चतुरंगी हरिनाथ को एक सुझाव देता है और जैसे ही रात होती है, हरिनाथ मुखिया के घर पहुंचता है और जब मुखिया और उसके आदमी सो रहे होते हैं, तब हरिनाथ डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। मुझे मारकर तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो? अरे मुखिया, तूने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। जल्दी से उसे मेरी पत्नी गौरी को दे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरिनाथ की ये डरावनी आवाज सुन मुखिया और उसके आदमी ललन और मंगरू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरे दिन अरे, तुम लोगों ने कल रात को वो हरिनाथ की आवाज सुनी क्या? वो अभी जिंदा है। हाँ 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 मुखिया जी, बाप रे बाप, वो कितनी भयानक आवाज थी। हाँ अरे मुखिया जी, मैंने भी वो आवाज सुनी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उस हरिनाथ को मार दिया था ना, तो फिर उसकी वो डरावनी आवाज कैसे आ सकती है? अरे मुखिया जी, आपने सुना? वो बोल रहा था कि उसके जमीन को उसकी बीवी और उसके बच्चे को देने के लिए बोल रहा था। मुखिया जी, मुझे तो अब डर लग रहा है। हाँ। मुखिया के साथ उसके दोनों आदमी डर तो गए थे, लेकिन अभी उनमें से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमय लोमड़ी हरिनाथ को फिर से बोलता है उन लोगों को डराने के लिए, और अब और भी भयानक तरीके से। और जैसे ही रात होती है, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरी जमीन हड़प ली और मुझे मारा भी। अरे मुखिया, तूने मेरी जमीन पर कब्जा क्यों किया? चल जल्दी से मेरी जमीन के कागज मेरी पत्नी को दे दे, नहीं तो हरिनाथ की ये भयानक आवाज सुन ये सारे लोग डर जाते हैं और बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है।
तभी थोड़े समय बाद जैसे ही सुबह होती है, मुखिया अपने दोनों आदमियों के साथ हरिनाथ के घर पहुंचता है और सारे गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल करता है। साथ ही साथ मुखिया ने जो गौरी से जमीन के कागज लिए थे उसको भी वापस लौटाता है। अरे लालची आदमी, तुम्हें हम लोगों ने अपने गांव का मुखिया बनाया और तुमने ही हमें धोखा दिया। ये ले। तभी सारे गांव वालों ने तभी रमेश दौड़ते हुए आता है और कहता है, अरे अरे क्या हो गया रोहन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर माँ मुझे कहीं नहीं मिल रही। माँ सुबह पानी लेने के लिए गई थी, तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी माँ। बस 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 मेरे बच्चे, बस बस बस, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ, है ना? तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। पर पिताजी, आप अकेले हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी माँ घर पर आई तो कम से कम तुम यहाँ पर रहोगे ना, और देखो शायद तुम्हारी माँ आ जाए, है ना? चलो चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर रमेश ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और 2 दिन बीत जाते हैं पर रमेश भी वापस नहीं आता। तब रोहन परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब पिताजी कहाँ रह गए? माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कैसे रहूंगा? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी रोहन का चाचा वहां आता है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम इतना रो काहे रहे हो? हम कई दिन से देख रहे हैं कि भैया और भाभी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए वो? चाचा, माँ, पिताजी कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, पता नहीं वो लौट के क्यों नहीं आए अब तक। अब ठीक है, लेकिन बेटा रोहन, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ चल। अब तू यहाँ अकेले नहीं रहेगा, मेरे घर पर तेरी चाची भी है, तू वहां आराम से रहना। इस सूने घर में अकेले क्या करेगा? अब ये घर इतना वीरान सा लग रहा है, चल तू मेरे साथ चल। लेकिन चाचा जी, अगर माँ पिताजी वापस आ गए तो? ओहो, तो तुम यहाँ आकर देखते रहना ना। आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है चाचा। रोहन अपने चाचा के साथ चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, कभी ना कभी वो जरूर मिलेंगे। तू मजबूत बन, उन्हें ढूंढने की उम्मीद मत छोड़ना। बता बेटा, कुछ खाना है क्या? तू बहुत कमजोर दिख रहा है, कुछ खा ले। नहीं चाची, मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहा हूँ, शायद थोड़ी हवा लगे तो मन हल्का हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले वापस जरूर लौट आना। रोहन बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा कुत्ता उसके सामने आ खड़ा होता है। रोहन, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन पर क्या बीती है। अरे तुम हो कौन? और मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो कि क्या हुआ है मेरी माँ को?
वो कहाँ हैं? क्या क्या सही सही बताओ, क्या 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 वो अभी जिंदा हैं? मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे बहुत याद आती है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। बताओ मुझे। हाँ हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो और अगर तुम अपनी माँ तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक चलना होगा। वहीं छुपा है तुम्हारी माँ का रहस्य, वहीं दफन है उसका सच। नहीं 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 नहीं, पाताल लोक कोई नहीं जाता। जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। सब कहते हैं जो पाताल लोक की गहराइयों में चला गया वो वहीं रह जाता है, उसकी सांसें भी लौटती नहीं हैं। वैसे मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैं तो बस अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूं। मैं मरना वरना नहीं चाहता। हो रोहन, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, वो अभी जिंदा हैं। लेकिन बेचारी बहुत कष्ट में है, वो तुम्हें पुकार रही हैं। उसके दिल की हर धड़कन तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम नहीं गए तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगी। बताओ, क्या तुम उसे ऐसे अकेले छोड़ सकते हो? क्या उसकी पुकार को अनसुना कर सकते हो? बताओ। हो ऐसा? तो ठीक है। अगर मेरी माँ को मेरी जरूरत है फिर तो मैं किसी भी लोक में जा सकता हूँ। मैं अपने चाचा चाची को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी को रोकने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं बस किसी भी तरह से अपनी माँ को वापस पाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। चलो, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, कल यहाँ आना, इसी जगह पर, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर रोहन घर वापस लौटता है। बेटा रोहन आ गए। अरे भाई कहाँ थे? बहुत टाइम लग गया। और तुम्हारा चेहरा भी अजीब लग रहा है, जैसे तुम परेशान हो। ये बताओ सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। बस यूं ही थोड़ा मन खराब था कुछ बातों को लेकर, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब जाओ, आराम करो, है ना? जाओ जाओ। रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए जी, आपने देखा ना रोहन को? अभी आया है, पर उसकी आंखों में जो डर और बेचैनी है वो साफ झलक रही है, जैसे वो किसी भारी बात को दिल में छुपा रहा है। अरे भाग्यवान, तू भी ना हर बात में शक करती है। अरे भाई बच्चा है, अकेला रह गया है, माँ बाप नहीं रहे तो थोड़ा परेशान तो रहेगा ही ना। एकदम से कैसे हंसता खेलता हो जाएगा? गजब बात करती हो। नहीं जी, आज मेरी ममता मुझे धोखा नहीं दे रही है। ये लड़का कोई बात हमसे छुपा रहा है। मुझे लगता है कि उसे हमारी सच्चाई के बारे में कुछ भनक लग गई है। ओहो, चल ठीक है, अब तू कह रही है तो बात में तो दम होगा। अब ये बता क्या करें फिर? एक काम करो, कल सुबह जब ये निकले तो इसके पीछे जाना और ध्यान से देखना कि ये दिन भर कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने किए पर पछताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा, कल इसका पीछा करूंगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए रोहन पाताल लोक की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे वो कुत्ता मिलता है। ओ, तो तुम आ गए रोहन, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। मैं अपने माता पिताजी से मिलने के लिए पाताल लोक क्या स्वर्ग लोक भी जाना हो तो मैं जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे रोहन। अच्छा, पाताल लोक जाने से पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी पाताल लोक का द्वार खुलेगा। हाँ ठीक है, पूछो। मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे मेरे पिताजी तक पहुंचा दे। पूछो।
ठीक है, तो बताओ, अगर तुम्हें अपने सामने दो रास्ते दिखें, एक ऐसा जो तुम्हें आराम और खुशी देगा लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी हमेशा के लिए खो जाएंगे, और दूसरा रास्ता ऐसा जो कांटों से भरा है, दुख तकलीफ और दर्द से गुजरेगा, लेकिन उसमें तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे सामने होंगे, तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर वो रास्ता कांटों से भरा है, अगर उसमें मेरी हर एक सांस जलती हुई लगेगी, अगर हर कदम मेरे पैरों को लहूलुहान कर देगा, फिर भी अगर उस रास्ते के आखिरी छोर पर मेरी मां मेरा हाथ थामे खड़ी होंगी और पिताजी की आवाज मुझे पुकारेगी, तो मैं बिना एक पल गवाए उसी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि बिना उनके मैं अधूरा हूं और अधूरे जीवन से बड़ा कोई कांटा नहीं होता। कुत्ता मुस्कुराता है और तभी धरती की जमीन पर एक चमकती हुई रेखा रोहन के सामने बनती है और गहराई में उतरती है। शाबाश रोहन, शाबाश। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकला है। यही जवाब था जो पाताल लोक के द्वार को खोल सकता था। ये रास्ता अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें पाताल लोक की उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हारे माँ और पिताजी की सच्चाई छुपी है। पर ध्यान रखना, इस रास्ते में कोई भी तेरा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जाओ। हाँ, मैं जानता हूं कि अब ये सफर मेरा है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे दिल में रहेगा। जाओ जाओ रोहन, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अपना ख्याल रखना। जाओ। रोहन साहस के साथ उस अंधेरे और रहस्यमय रास्ते में उतर जाता है और पाताल लोक की यात्रा शुरू होती है। चलते चलते वो एक गुफा में पहुंचता है जहां उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक मिलता है। ओ, तो तुम वही लड़के हो जो अपनी माँ के मोह में पाताल लोक चला आया। बहुत साहसी हो तुम, लेकिन यहां तक आना ही काफी नहीं है। अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को त्यागना होगा। हैं? अपने शरीर को त्यागना मतलब क्या मुझे मरना होगा? क्या मैं फिर कभी लौट नहीं सकूंगा? क्या मैं फिर कभी अपने घर को नहीं देख पाऊंगा? चाचा चाची को नहीं देख पाऊंगा क्या? हाँ, लेकिन अगर यही रास्ता है मां से मिलने का तो ठीक है, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए इस जीवन का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें मेरी मां नहीं है। सोच लो बालक, एक बार ये निर्णय ले लिया तो फिर लौटने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। ये अंतिम सांसों की डगर है, सोच ले। हाँ, मेरी सांसें मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं है। जब मां ही नहीं है तो इस शरीर का बोझ लेकर क्या करूंगा मैं? अब बस मां से मिलना चाहता हूं और बस एक बार उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। तांत्रिक आंखें बंद करता है और मंत्र बुदबुदाता है। ओम नमः कालाय शक्तये नमः। रोहन की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तभी वही कुत्ता वहां आता है। ओ, तो आखिर तू आ ही गया। मैं जानता था कि तू आएगा ही। हैं तुम? अरे तुम तो जिन बन गए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो मेरी चाल थी और तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब तुम चाहो भी तो इस जाल से निकल नहीं सकते।
नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मेरी मदद कर रहे थे। तुमने ही तो कहा था कि मेरे माँ पिताजी को ढूंढोगे।